Good afternoon. Am I audible? Yes, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Okay. ठीक है, चलो ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वी आर हियर टू स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। अभी जो क्लास है वो किसकी क्लास है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी की क्लास है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी सब्जेक्ट है, ईएमटी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हेलो, so this is an important topic for net, gate, TIFR, JEST, etc. एग्जाम्स। तो आप यहां पर जो अभी एमएससी के बाद जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो मेनली किसके लिए कर रहे हैं? यू आर हियर फॉर नेट एग्जाम और गेट एग्जाम मेनली। जेस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जेस्ट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर पीएचडी फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूट्स। गेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर एमटेक, you can go for PhD, you can go for ONGC आपकी और वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। भाई मेरी वॉइस क्लियर है बाकी सबको? यस सर क्लियर है। तो आप ना रीजॉइन कर सकते हैं, यू कैन एग्जिट एंड देन एंटर, तो आपको ठीक आ जाएगी शायद। ठीक है, नेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यू गेट एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप। लेक्चरशिप की एलिजिबिलिटी आपको मिलती है, यहां से आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स। अगर कोई एमएससी फिजिक्स कर ली है किसी ने अगर, तो उसके लिए ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं। ठीक है, अच्छा, इनका जो सिलेबस है वो मोर और लेस सेम है। आप कह सकते हैं कि 95% ऑफ द सिलेबस इज सेम। मतलब जो सिलेबस है, जैसे मान लिया नेट का सिलेबस है, तो नेट का सिलेबस ही स्टैंडर्ड सिलेबस मान लेंगे आप। उसको मानकर आप तैयारी करेंगे तो क्या होगा, उसको मानकर अगर आप तैयारी करेंगे तो आप नेट, गेट, टीएफआर, जेएस या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं एमएससी के बाद, वो सब आपके प्रिपेयर अपने आप हो जाएंगे। तो आपको एक लेवल मेंटेन करना होगा, ठीक है, नेट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो आपको जो पढ़ाया जाएगा यहाँ पर क्लास में, ठीक है, वो नेट के स्टैंडर्ड सिलेबस को मानकर कराया जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं कि गेट के लिए कुछ अलग प्रिपेयर करना है, टीएफआर के लिए कुछ अलग करना है, जेएस के लिए कुछ अलग करना है, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ईएमटी की बात कर रहा हूं ना मैं यहाँ पे, ठीक है, तो जो हम ईएमटी वाला जो सब्जेक्ट है हमारा ये, तो वो दोनों पार्ट्स, अगर नेट की बात करता हूं मैं, नेट एग्जाम की, नेट एग्जाम में ये सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों में आता है। जैसे कि अभी एग्जाम देकर आए होंगे ना आप, तो आपने देखा होगा कि सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों में ये आता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लगभग, और सेक्शन सी में भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। कई बार 3 हो सकते हैं, कई बार मतलब 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मोर और लेस हम मानते हैं 8 क्वेश्चन आएंगे, 4 सेक्शन बी में 4, तो ये होता है 3.5 मार्क्स का, है ना। तो ये कितना हो गया भाई, 14, और ये वाला कितने मार्क्स का होता है, 5 का, तो ये हो गया 20। तो लगभग कितना हो गया टोटल हमारा, आप मोर और लेस मानकर चल लो 34। तो आप मानिए कि 30 से 35 मार्क्स के बीच में ईएमटी वेरी करता है नेट में।
30-35 मार्क्स तो बहुत है या नहीं? ठीक है, Of course, it is 1/3 of the qualifying marks. क्या? So it is 1/3 of the total बिल्कुल cutoff. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर आप JRF करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100+ मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, है ना? तो 100+ के हिसाब से मैं देखूं तो 30 या 35 लगभग 1/3 बैठता है ना? इट इज 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स जो चाहिए हमें JRF क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, इफ यू वांट टू अपीयर इन द गेट एग्जाम, तो गेट एग्जामिनेशन में क्या होगा भाई? गेट एग्जाम में आपका, गेट एग्जाम में आप मानकर चल लो कि 10 से 12 मार्क्स का EMT आएगा। अब टोटल कितना गेट का पेपर होता है? शायद 100 मार्क्स का, उसमें से 15 मार्क्स का तो ये वाला होता है ना, जो एप्टीट्यूड होता है, तो 85 मार्क्स का बचता है। ठीक है, तो 85 में से आप मानकर चल लो 10-12 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इट इज अ गुड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं पहले नेट की बात करता हूं तो नेट में जो हम बता रहे हैं 30 से 35 मार्क्स का आता है टोटल, क्या पूरा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे? मैंने माना कि EMT से आपके पास 8 क्वेश्चंस आए, टोटल 8 क्वेश्चंस केम फ्रॉम EMT, तो क्या आप सारे कर लेंगे? अभी मैं फीडबैक ले रहा था पिछले स्टूडेंट से, अभी उनकी क्लास थी थोड़ी देर पहले। No, sir. ठीक है, No. तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो अभी रिसेंट में ही पढ़ के गए थे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो कह रहे थे हमने 60% के आसपास मतलब EMT के क्वेश्चंस कर लिए थे, मतलब जिनको मान रहे हैं सही है। ठीक है, तो कितना हो गया? अगर मैं 60% लेता हूँ, 6-8-48, कितने हो गए? लगभग 5 क्वेश्चंस क्या 5 होंगे? to 6. 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, यू कैन अटेम्प्ट, है ना? ऑन एन एवरेज अगर कोई एवरेज बच्चा है तो वो 4 से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेगा। ओके, और अगर क्या है, स्टूडेंट ने बहुत अच्छा पढ़ाई करी है तो क्या होगा? इट कैन गो अप टू 6 to 7 क्वेश्चंस। ठीक है, सारे तो किसी के भी नहीं बनते। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं ना, तो आपके पास टाइम की कमी हो गई या आप क्वेश्चंस को समझ नहीं पाए, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम ये मानकर चल लेते हैं 8 में से आप 5 क्वेश्चंस कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है कि 8 में से 5 क्वेश्चन करोगे अगर तो आप 5 के लिए ही पढ़ के जाओगे। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि भाई 60% सिलेबस ही करके जाओगे। पढ़ के कितने के लिए जाओगे आप? 100% या 60%? 100. 100%। 100%। तब जाकर क्या मिलेगा आपको? 60%। क्लियर है बात या नहीं? 100 का पढ़कर जाओगे तो 60% मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप 60% पढ़ के जाओगे तो 60 मिल जाएगा, नो। तो इसलिए क्या है, व्हाट इज द मंत्र? मंत्र ये है कि 100% के लिए पढ़ के जाना, कुछ नहीं छोड़ के जाना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि भाई हम ये नहीं ये पढ़ के जाएंगे, हम इसको छोड़ देंगे कंप्लीटली। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि भाई आप कोई टॉपिक छोड़ सकते हैं। अभी जैसे मैं फीडबैक ले रहा था स्टूडेंट से थोड़ी देर पहले, तो एक टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन EMT में, एक टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है ना, अब सिलेबस में मेंशन्ड है ना टॉपिक, बट अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के देखोगे ना, ट्रांसमिशन लाइन से पता नहीं कब से क्वेश्चन नहीं आया। अब इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसमिशन लाइन पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए आपके हिसाब से? बताइए भाई। ट्रांसमिशन लाइन बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं आया, पता नहीं कब से नेट में क्वेश्चन ट्रांसमिशन लाइन का नहीं आया। अब बट वो सिलेबस में मेंशन्ड है। ठीक है, वेव गाइड से ज्यादातर बार क्वेश्चन आता था, तो वेव गाइड मेंशन्ड है वहां पे, वो पढ़ाया भी जाता है। तो ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ सकते।
मैं ट्रांसमिशन लाइन हर बार पढ़ाता हूं, अब स्टूडेंट उसको लाइटली लेते हैं। इस बार क्वेश्चन आ गया और सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, एकदम फार्मूला बेस्ड, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। मैं हर बार बोलता हूं कि ट्रांसमिशन लाइन में से ये 6 7 8 फार्मूले 10 फार्मूले हैं, इन्हें याद करके जाओ। मिल गया सीधा, मैंने कहा जब भी मिलेगा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, तो जिसने पढ़ा होगा तो वो कर गया होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो नहीं करा होगा। तो इसीलिए भाई कोई भी चीज आप लाइटली नहीं ले सकते। जो जो चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी वो 100% के लिए पढ़ाई जाएंगी और आपको वो पढ़ के जानी है। अगर हम ही आपको सेलेक्टिव पढ़ा दें और फिर आप खुद सेलेक्टिव हो जाओ तो फिर तो मार्क्स होगे भी सेलेक्टिव हो जाएंगे आपके फाइनल। ठीक है, तो हम 100% के लिए पढ़ाएंगे, आप 100% के लिए पढ़कर जाएंगे तो कहीं जाकर आपको 60 to 70% मार्क्स मिलेंगे। अगर हम ही आपको 60-70 पढ़ाएं, उसमें से भी आप 60-70 कर दो तो 6 6 36 और उसमें से भी आपका 60 हो जाए तो आप कहां जाओगे? तो समझ आ गई बात भाई? कोई भी बुक, मैं सिर्फ ईएमटी की बात नहीं कर रहा हूं, यू शुड गो फॉर 100%। ठीक है, तब जाकर कहीं 60-70 मिलेगा आपको। ठीक है, तो कोई सेलेक्टिव नहीं पढ़ना। मुझसे मत पूछना क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, जो मैं पढ़ाऊंगा वो सब इंपॉर्टेंट है, उसमें से सेलेक्टिव नहीं करना। क्लियर होगी बात? चलो, तो हमने मार्क्स की बात कर ली भाई, कितना कितना क्या पूछा जाता है। अब हम मूव करते हैं रेफरेंस बुक्स के ऊपर। रेफरेंस बुक्स, तो इसके लिए जो रेफरेंस बुक्स आपको चाहिए एमटी के लिए, वो पहला है, आपको पता ही होगा सबको, डीजे ग्रिफिथ्स इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, जेडी जैक्सन, ओके, आप ले सकते हैं लिम सीरीज, ओके, आप ले सकते हैं सादीकू। ये जो बुक्स हैं वो आपके लिए किसको हेल्प करेंगी? दीज बुक्स विल हेल्प यू फॉर ईएमटी। अब आपको पता होगा ईएमटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती है ना भाई। इन ईएमटी यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो। Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव कौन कौन सा फिनोमेनन फॉलो करती हैं? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो सारी की सारी वेव ऑप्टिक्स है वो भी ईएमटी के अंदर ही समाहित है। ठीक है, एंटायर वेव ऑप्टिक्स इज इंक्लूडेड इन ईएमटी, इसलिए ईएमटी का सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए आपको एक बुक और कंसीडर करनी पड़ेगी, ऑप्टिक्स बाय, ठीक है, ऑप्टिक्स बाय ए घटक। ऑप्टिक्स बाय ए घटक। ठीक है, तो ये आपको किसका हेल्प करेगा? इट विल हेल्प यू फॉर ऑप्टिक्स। ओके, सर जो ये लिम सीरीज है ये सिर्फ क्वेश्चंस के लिए होती है? थोड़ा सा ये इसके बारे सिर्फ में क्वेश्चंस के लिए है और वो भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका है। बट कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, समटाइम्स एग्जामिनर, ठीक है, फॉलोज, ठीक है, दिस बुक। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए है बेसिकली। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक लेनी हो तो आप ये वाली लेंगे, एक ही लेनी हो तो। ग्रिफिथ अपने आप में एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट है। अब कुछ लोग क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पे बड़ा स्टूडेंट सोचते हैं ग्रिफिथ तो पढ़ रखी है हमने। ठीक है, तो अगर किसी ने ग्रिफिथ की सारी प्रॉब्लम लगा रखी है, सब कुछ कर रखा है, तो इस क्लास में मत आओ फिर। ठीक है, उसको कोई जरूरत नहीं है आने। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए कुछ ना समझे कि भाई हमने ये कर रखा है वो कर रखा है, अगर कर रखा है तो इस क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इसलिए ट्राई टू लर्न। अगर कोई चीज नहीं आती तो उसको लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई पहले ही से सोच के बैठे हैं कि भाई हमने सब कुछ कर रखा है, हमने तो ये भी पढ़ रखा है, हमने तो ये भी पढ़ रखा है।
ठीक है, तो अगर कुछ सीखने की कोशिश करनी है तो आइए, अदरवाइज यू आर नॉट वेलकम। ठीक है, तो ठीक है भाई, किसी को इसके बारे में कोई डाउट हो अभी तक तो मुझे बताओ कि भाई बुक से रिलेटेड कोई डाउट हो। ठीक है, कोई नंबर ऑफ मार्क्स या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं किसी एग्जाम में, उसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ठीक है, सर आप अपने बारे में बता दो। ठीक है, अभी मेरे बारे में तो कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको यहाँ ईएमटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, ईएमटी वाले सर मेरी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आप मेरा फीडबैक पहले स्टूडेंट से ले सकते हैं, अगर आपके कोई कनेक्शन में हो तो वो आपको बता सकते हैं कि ईएमटी वाले सर कैसे हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या है ना, जो मैंने बुक्स वगैरह बताई अभी, ये सब बताया मैंने, ये सब बता दिया। ठीक है, आप ना जो मैं क्लास में कराऊंगा, ठीक है, उनको फॉलो करो बस। ठीक है, क्लास नोट्स प्लस जो हमारा असाइनमेंट है ना, वो फॉलो करो बस। ओके, मुझे नहीं लगता, वैसे तो आप रेफरेंस बुक मैंने बता दी आपको, है ना, रेफरेंस बुक बता दी ना मैंने आपको। ठीक है, कि भाई ये रेफरेंस बुक है, पर मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा रेफरेंस बुक्स को पढ़ने का। मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? जब क्लासेस लगातार चलेंगी ना, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। इसलिए मेरा सजेशन ये है, आप इस पर फोकस करें जो क्लास में करवाया जा रहा है वो, और असाइनमेंट के जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो, या असाइनमेंट से अलग मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले कराकर करवा रहा हूं आपसे या बता रहा हूं, वो बस, वो तो सब क्लास नोट्स में ही शामिल हो जाएगा। खैर, ठीक है, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस चिंता इतनी करनी है कि आप जो काम आपको दिया जा रहा है वो करें। ठीक है, तो आप अगर जो है ऑनेस्टी के साथ वो सब फॉलो करेंगे, ठीक है, तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन क्वालिफाइंग एनी एग्जाम। ठीक है, ओके, तो Yes, sir. यस सर। जी बताएं। सर एक्चुअली अगर हमें ये स्क्रीन से पढ़ाया जाएगा तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं या कॉन्सेप्ट आते हैं जिसमें ईएमटी भी स्पेशली जो हैंड जेस्चर्स से समझाया जाता है, लाइक फील्ड लाइंस और लाइक थंब रूल वगैरह, जो मतलब पढ़ा होता है बट ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नहीं समझ आता है, तो बहुत बारी हैंड जेस्चर्स से समझाते हैं। अगर आप हमें नहीं दिखेंगे तो हम कैसे उसको आई विल इम्प्लीफाई कर ट्राई सकते हैं? के जो हैंड वाले क्वेश्चंस हैं जहां पर हम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका कुछ करेंगे हम। ठीक है, यहाँ बोर्ड पे ही हैंड बनाएंगे। ओके, हैंड बनाकर लाएंगे पहले से ही, तो आई विल ट्राई टू, मतलब जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ में आए, वो सब चीजें कर ध्यान रखेंगे उसको। ठीक है, तो यू नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके सर। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा हूं, अभी जो हमारा ईएमटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इसके मेनली 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटोस्टैटिक्स है, एंड तीसरा है हमारा डायनेमिक्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, अब ये वाला जो दोनों पार्ट्स हैं, ये आपने पढ़े होंगे, उसमें एक बुक आती है इलेक्ट्रिसिटी इन मैग्नेटिज्म, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा ना आपने, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, है ना, तो वहां पर आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, डायनेमिक्स आपने, कुछ लोग तो ग्रेजुएशन में पढ़ लेते हैं जो ऑनर्स स्टूडेंट होते हैं, और कुछ ने एमएससी में पढ़ा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रो ईएमटी के नाम से। तो अब आप समझ सकते हैं इसमें ऑप्टिक्स भी इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिसिटी इन मैग्नेटिज्म भी है, ईएमटी भी है, तो ये बहुत सारी बुक्स का कॉम्बिनेशन हो गई है कि नहीं। तो इसलिए सिलेबस थोड़ा सा वाइड है इसका, है ना। इसमें तो कितनी प्रॉब्लम्स करते चले जाओ आप, उतनी कम है, जितनी प्रॉब्लम्स करोगे उतनी कम है कि नहीं। जैसे आपने देखा हो ना, 12th लेवल पर भी होती है बुक। जैसे आप कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी ने दिया हो 12th लेवल पर, आईआईटी जेई का एग्जाम दिया हुआ हो, या आपने नीट का एग्जाम दिया हो किसी ने, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, उसमें भी ये पार्ट है या नहीं,
यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वहां भी है 12th लेवल पर, और यहाँ एमएससी होने के बाद भी है। तो वहां पर जो प्रॉब्लम का लेवल होगा वो अलग होगा, और यहां पर जो प्रॉब्लम का लेवल होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। इतना फर्क आपको समझना है। तो अगर मान लिया आप जेई एग्जाम की प्रॉब्लम लगा रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको यहां बेनिफिशियल ना हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब आप ऐसा मत समझिए कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स तो 12th वाले बच्चे भी पढ़ते हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, हाँ सर। और आप भी पढ़ रहे हो, तो क्या फर्क होगा भी आपके पढ़ने में और उनके पढ़ने में? क्वेश्चन के लेवल का फर्क होगा, ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, आप 12th लेवल के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ठीक है, या ऐसे क्वेश्चंस लगा रहे हैं जिनमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, समझ रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होंगे, समझ रहे हो? क्योंकि आईआईटी जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। जैसे टेंशन वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई चार्ज लटका दिया कहीं से, उसमें पूछ रहा है थ्रेड में कितनी टेंशन होगी, है कि नहीं? ये इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे ना आपने 12th लेवल पर, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो, ठीक है। या कोई 12th लेवल की बुक आप पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर रिलेवेंट नहीं है। समझ रहे हैं आप या नहीं? तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि वो यहां रिलेवेंट ना हो। तो इसलिए क्या करना है आपको, अपना फोकस नहीं लॉस करना है, फोकस नहीं लॉस करना है, ठीक है। मैं जितना यहां पर बताऊंगा, ठीक है, वो आपको करना है। ऐसे तो पूरा मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म कितनी हजारों प्रॉब्लम है, ठीक है, पता चला आप क्या कर रहे हैं, आप कहीं और ही हैं, मतलब कर तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ही रहे हैं, बट वो प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हैं जो यहां पर पूछी जाती हैं। इसलिए अपना फोकस, ठीक है, लूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले हम लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले मैं एक चीज पढ़ाता हूं हमेशा ही, ठीक है, मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर ईएमटी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स फॉर ईएमटी। ऑल्दो हो सकता है आपको ये बोरिंग लगे कि भाई हमने तो ये सब पढ़ रखा है, क्यों पढ़ा रहे हो दोबारा से, ठीक है, बट सारे स्टूडेंट्स का लेवल एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो मुझे ये यहाँ पर लेना पड़ेगा मैथमेटिक्स फॉर ईएमटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो मैथमेटिक्स चाहिए ना हमें ईएमटी में, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं वो मैं अभी बात करूंगा। पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम्स देख लेते हैं, कितने टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक हो गया कार्टेशियन, दूसरा हो गया क्या, स्फेरिकल पोलर, तीसरा हो गया क्या, सिलेंड्रिकल। तो सिमेट्री के हिसाब से हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हो गए? सिमेट्री के हिसाब से हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हो गए, कार्टेशियन, स्फेरिकल पोलर एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है भाई। अब इनकी जरूरत क्यों है इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनकी जरूरत क्यों है? जैसे मान लिया अगर आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक क्यूब है, आपके पास एक क्यूब है, और उसमें आप चार्ज भर रहे हैं, ठीक है। क्यूब के अंदर आप चार्ज फिल कर दिया आपने इसके अंदर, तो कौन सी सिमेट्री लगाओगे या कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाओगे आप? कार्टेशियन। कार्टेशियन। कार्टेशियन, ये वाला लगाओगे। आई हैव अ स्फीयर, और मैंने क्या किया, इस स्फीयर के अंदर चार्ज भर दिया। आर रेडियस का स्फीयर है, आई हैव फिल्ड द चार्ज इनसाइड इट, मैंने इसके अंदर चार्ज भर दिया,
तो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम लगेगा? स्फेरिकल। स्फेरिकल पोलर। हमने क्या किया? वी हैव टेकन अ सिलेंडर और उसके अंदर एक चार्ज भर दिया, सिलेंडर के अंदर चार्ज भर दिया, तो कौन सी सिमेट्री लगेगी? सिलेंड्रिकल। तो डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस, चॉइस हमारी क्या मतलब एग्जामिनर की चॉइस, जो भी वो पूछेगा, ठीक है, उसके हिसाब से क्या करेंगे हम, या तो कार्टेशियन या स्फेरिकल पोलर या सिलेंड्रिकल सिस्टम यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रही है, हमारी मजबूरी है कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने की? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। वायर जो है उसमें जब करंट फ्लो कर रही है तो हमें वी हैव टू यूज cylindrical coordinate system. Suppose we are having a point charge. Point charge, we want to calculate its electric field. हम उसका electric field पता करना चाहते हैं, तो कौन सी सिमेट्री लगेगी? स्फेरिकल पोलर। स्फेरिकल। ठीक है। हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसके ऊपर चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यूनिफॉर्मली, कौन सी सिमेट्री लगेगी? इनफाइनाइट प्लेन शीट, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम लगेगा। ठीक है। तो भाई ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या सिस्टम है, ठीक है, कौन सी ज्योमेट्री है, कौन सी सिमेट्री है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं। इसलिए हमें तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने जरूरी है। इनकी रिक्वायरमेंट पता लग गई अब, ठीक है। तो हाँ जी सर। रिक्वायरमेंट अगर पता है तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन से। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। ये सबने पढ़ा होगा भाई, बट फिर भी कुछ चीजें हो सकती हैं कि आपने ना पढ़ी हो। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 एक्सेस होती हैं। एक्स वाई एंड जी, ठीक है, एक्स वाई जेड होते हैं, 3 एक्सेस होती हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सेस हैं, इसके जो यूनिट वेक्टर्स हैं तीनों एक्सेस के, वो क्या होते हैं? एक्स के करस्पॉन्डिंग हम लेते हैं एक्स कैप, वाई के करस्पॉन्डिंग हम लेते हैं वाई कैप, और जेड के करस्पॉन्डिंग लेते हैं जेड कैप। आई एक्स कैप को हम आई कैप भी लेते हैं कभी कभी, वी ऑल्सो टेक इट एज, एक्स कैप को आई कैप भी लेते हैं, वाई कैप को जे कैप लेते हैं, और जेड कैप को के कैप भी ले सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप एक्स कैप ही लेंगे, वाई कैप लेंगे, जेड कैप लेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप भी हो सकता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स जब पढ़े होंगे ना इनके, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब आप जानते हैं एक्स और वाई आपस में क्या होते हैं? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे दो यूनिट वेक्टर्स का म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। जे कैप डॉट के कैप क्या होगा? 0। के कैप डॉट आई कैप क्या होगा? ये भी 0 होगा, ठीक है ना भाई, बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये वाली जो एक्सिस हमने शो करी है, ये वाली, ये एक्स, इसका मतलब क्या है ऐसे दिखाने का? किधर है भाई? ये आउट ऑफ द Of the plane of the paper. ये है आउट ऑफ द पेज ऑफ द स्क्रीन, आउट ऑफ द स्क्रीन आप मान लो, ठीक है। अगर आपने अपने नोटबुक पे ऐसे बनाया है, ठीक है, तो क्या हो गया? आपके नोटबुक का प्लेन कौन सा हो गया? अगर आपने ये डायग्राम अपने नोटबुक पे बनाया है तो आपके नोटबुक का प्लेन कौन सा हो YZ. गया? YZ। ठीक है, वाई इस तरफ, जेड इस तरफ, और आउट ऑफ द पेज क्या है नोटबुक के आपके? जेड एक्सिस। क्लियर होगी बात? ये कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ इस चीज का, ठीक है। तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? 0। व्हाट अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट? वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी डिफाइन करना पड़ेगा। आई कैप क्रॉस जे कैप इज प्लस के कैप, ठीक है। जे कैप साइक्लिक ऑर्डर में क्या होगा? जे कैप क्रॉस के कैप इज प्लस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज प्लस जे कैप। जी कैप। तो इसका मतलब हम क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे जा रहे हैं?
हम जा रहे हैं आई से जे, जे से के और के से फिर से आई। ये साइक्लिक ऑर्डर हो गया भाई, ठीक है, यहां तक ठीक है सबके लिए। अब जैसे मान लिया, अब हमें पता करना है कि भाई ये हमने डायग्राम सही बनाया गलत बनाया। ये वाला जो डायग्राम है, क्योंकि हमने क्या किया, एक्स वाई जेड तीनों को परपेंडिकुलर लिया है, बट क्या इतना सफिशिएंट है? क्या इतना लेना सफिशिएंट है? एक्स वाई जेड हमने परपेंडिकुलर ले लिए तीनों, नहीं, ऐसे थोड़ी ना कर सकते हो आप। मान लिया क्या हमने ऐसा डायग्राम लिया, वी टुक दिस डायग्राम, हमने क्या किया, हमने जो है इस वाले को y ले लिया, इस वाले को x ले लिया और इस वाले को z ले लिया। इसको कहा मैंने डायग्राम नंबर 1। फिर मैंने एक और बनाया, इसमें मैंने कहा ये वाला क्या है, ये वाला x, ये वाला y और ये वाला z है। इसको मैंने 2 नंबर कहा। अब आपको बताना है कि राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन सा सही है, या दोनों सही है दोनों गलत है। सेकंड सही है सर, फर्स्ट है। ठीक है, तो इसका पता कैसे करेंगे? इसका पता हम करेंगे, ये जो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिखा था, देखो इसमें क्या है, एक्स वाई जेड आपस में तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। इसमें भी है ना एक्स वाई जेड, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट तो उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया, बट क्रॉस प्रोडक्ट कौन सेटिस्फाई कर रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट जो है, अगर आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगे तो वो प्लस के आना चाहिए। तो क्या इनमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा उस चीज को? ठीक है, फिगर 2। तो इसमें जो सेटिस्फाई करेगा वो फिगर 2 करेगा, फिगर 1 नहीं करेगा। अब उसको देख लेते हैं ऐसा क्यों है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, उसके लिए हमें लेना होगा राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है, क्या लेंगे हम? राइट हैंड ग्रिप रूल। अब ये राइट हैंड ग्रिप रूल क्या होता है? ठीक है, तो जैसा कि अभी बात कर रहे थे, समवन वाज आस्किंग कि भाई इसमें मतलब ईएमटी में कुछ कुछ जरूरत पड़ती है हैंड की, तो मैंने बताया था कि आई विल टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, तो उसके लिए मैं जो मतलब जो बेसिकली इसमें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है, टूल्स की, उसका मैं ध्यान रखूंगा। अभी फिलहाल मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ये आगे भी यूज होगा। राइट हैंड ग्रिप रूल सिर्फ यही यूज नहीं हो रहा, ये आगे भी यूज होगा। ठीक है, तो इसका मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली करना क्या है आपको, राइट हैंड ग्रिप रूल में, राइट हैंड मतलब कौन सा हैंड लेना है भाई अपना, राइट या लेफ्ट? राइट, तो सबको राइट हैंड पता है अपना। ठीक है, अब मान लिया मुझे ये प्रोडक्ट करना है किसमें, राइट हैंड ग्रिप रूल के हिसाब से करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जैसे हमारा राइट हैंड है, ठीक है, तो राइट हैंड में क्या होता है, राइट हैंड में मान लिया हमारा जो 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 मतलब पाम की तरफ से जो हमारा हैंड है, ठीक है, मान लिया जैसे ऐसे, मान लिया ये इस तरह है। ठीक है, तो हमारा जो हैंड है, ठीक है, ये हमारी फिंगर्स, ठीक है, ये हैंड हो गया। ठीक है, ये मान लिया हमारा राइट हैंड है, तो ये हमारी क्या हो गई, दिस इज आवर पाम। ओके, तो ये हमारी फिंगर्स है। ओके, तो हमें क्या करना है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को किधर लेना है पहले, राइट हैंड ग्रिप रूल में। देखो समझो बात को, ये हमारे पास मान लिया किसी किन्हीं दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, किन्हीं दो वेक्टर्स का, कोई भी वेक्टर हो सकते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट मैं लेकर क्या बना रहा हूं, एक तीसरा वेक्टर सी बना रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए, ठीक है, बी, और उसको लेकर मैं क्या बना रहा हूं, ठीक है, उसको लेकर मैं बना रहा हूं
सी। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो पाम है ना इसमें, ये वाला पाम वो किधर पॉइंट कर रहा है अभी? भाई आप राइट हैंड को ऐसे रखोगे, ठीक है, सॉरी मैंने ये अंगूठा ना ऊपर बना दिया गलती से। ये किधर पॉइंट कर रहा है? राइट हैंड है ना, तो अपने हैंड को ऐसे रखना बजरा। ठीक है, हमारा जो पाम है वो किधर पॉइंट कर रहा है? अगर हमारा पाम अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, तो हमारा थंब किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा ना थंब। दिस इज अवर थंब। रख के देखो, अगर हमारा पाम अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है तो हमारा थंब इस तरफ होगा या नहीं? किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा? स्क्रीन से बाहर या अंदर? आउटर। बाहर। बाहर की तरफ। ठीक है, अब आपको ना अपनी फिंगर किधर लेनी है? मुझे मान लिया क्या करना है, मुझे करना है आई क्रॉस जे, तो मुझे अपनी फिंगर इधर लेनी है, राइट हैंड की इधर। ओके, और पाम किधर रखना है? ऊपर की तरफ। क्यों करना है ऐसा? पाम ऊपर ही क्यों लिया मैंने? क्योंकि मुझे अपनी फिंगर को किधर मोड़ना है? मुझे अपनी फिंगर को किधर मोड़ना है भाई? दूसरा वेक्टर कौन है? दूसरा वेक्टर कौन है? जे कैप। जे कैप। तो मैं अपनी फिंगर को ऐसे सीधी करके और ऐसे मोड़ूंगा, ऐसे। किसकी तरफ? ऊपर ही क्यों मोड़ी है ऐसे करके? क्योंकि हमारे पास सर क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक्स एंड वाई के ठीक है, पीछे। एक्स और वाई है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस के होता तो मैं कुछ और करता है ना, तो फिलहाल मैं किसके लिए बता रहा हूं आपको? आई। आई क्रॉस जे। तो अभी ये देखो, आपकी पाम कर रही है ऊपर की तरफ फेस, तो आपकी फिंगर मुड़ सकती है ना ऐसे करके, या नीचे मुड़ेंगे अभी? अगर आपकी पाम ऊपर की तरफ हो, सोचो, ध्यान अपना करके देखो भी सब अपना। अगर आपका पाम ऊपर की तरफ फेस कर रहा है तो आपकी फिंगर ऊपर मुड़ेंगी या नीचे मुड़ेंगी? ऊपर। ऊपर मुड़ेंगी। तो आपका थंब किधर गया? परपेंडिकुलर फैलाना है उसको, फिंगर के परपेंडिकुलर फैलाना है। परपेंडिकुलर मतलब उसके, ठीक है, सर आउट ऑफ द लंबवत पेज। रखना है। तो आउट ऑफ द पेज रहा होगा या इनटू द पेज रहा होगा? आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज। तो आउट ऑफ द, ये रूल कह रहा है कि अगर हम आई क्रॉस जे का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसको प्लस के आना चाहिए, प्लस जेड आना चाहिए। क्या इस डायग्राम में ऐसा ही है? यस सर। तो ये डायग्राम सही है या गलत? सही है। सही है। अच्छा, ये डायग्राम कहता है, ये वाला, इस पर चलते हैं, क्यों गलत है ये, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है, इसमें अगर मैं यही डायग्राम सीधा लगाऊंगा, मैं अपनी फिंगर को इधर लूंगा पहले, राइट हैंड की, पाम मेरा ऊपर की तरफ फेस करेगा, है ना, तो मैं किस तरफ मोड़ रहा हूं भाई? यहां चेक करो, अगर मैं सेम रूल लगाता हूं तो आई एम डूइंग व्हाट? आई एम डूइंग आई क्रॉस के। आई क्रॉस के क्या होगा अभी बता सकते हैं आप मुझे मैथमेटिकली? माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। सही बात है। ओके, तो अब मैंने क्या किया? व्हाट आई डिड, पहले मैंने अपनी फिंगर को इधर लिया एक्स में, पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर मुझे मोड़ना है ऊपर की तरफ ऐसे, दूसरा वेक्टर के, तो मेरा थंब आ रहा है बाहर की तरफ, आउट ऑफ द पेज। तो क्या कह रहा है आउट ऑफ द पेज जब आ रहा है तो किसको पॉइंट कर रहा है वो? नेगेटिव बाई Y को, एक्सिस। और प्लस जे कैप। है ना, प्लस जे। बट होना क्या चाहिए? एज पर राइट हैंड ग्रिप रूल, मतलब एज पर करेक्ट नोटेशन क्या होना चाहिए? माइनस जे कैप। माइनस जे। बट हमने दिखा क्या रखा है? प्लस जे। प्लस। प्लस जे। डायग्राम रॉन्ग अंडर राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यस, समझ आ गई बात? तो क्या एक्स वाई जेड रेंडमली ले सकते हो आप? नो सर। नो। आपको क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है भाई आपको? अब जैसे मान लिया ये है, आपने ऐसे किया, है ना, अब मैं कहां एक्स कहां वाई कहां जेड चूज कर सकता हूं? मैं कहीं किसी को भी एक्स वाई जेड ले सकता हूं, या कोई फिक्स है ये बात? कोई फिक्स नहीं है। मैं इसको एक्स ले लूं, चलेगा? नहीं। यस सर। तो वाई कहां लूं फिर?
सर एंटी क्लॉकवाइज लेना ऊपर है और हमें। टुवर्ड्स ऐसे लेना है ना, y, तो इसको क्या लेना पड़ेगा फिर, z। ठीक है, समझ आ गया रोटेशन एक्स वाई जेड का। आपको परपेंडिकुलर जी लेना है सर। तीनों को, और इस बात का ध्यान रखना है कि राइट हैंड, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो हो। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो होने के लिए क्या जरूरी है, आई क्रॉस जे मस्ट बी प्लस के, जे क्रॉस के मस्ट बी प्लस आई, एंड के क्रॉस आई मस्ट बी प्लस जे। ओके, आप मुझे ये बताओ जरा, अभी सभी से क्वेश्चन है, मैं इस डायग्राम में ठीक है करना चाहता हूं जे कैप क्रॉस के कैप, मैं ये करना चाहता हूं सो दैट मेरा प्लस आई आ जाए। तो मैं अपने राइट हैंड ग्रिप रूल को कैसे लगाऊंगा, मुझे बताइए आप प्लीज। मेरी फिंगर कहां से स्टार्ट होगा, मतलब मुझे ये रूल राइट हैंड ग्रिप रूल से करना है, ये वाला क्वेश्चन ना, मैं ये प्रोडक्ट करना चाहता हूं, तो मेरी राइट हैंड की फिंगर किधर रहेंगी सबसे पहले बताइए। तो y की डायरेक्शन में। We will curl Y, our finger Y from मतलब left side. हमें क्या करना है, अपनी फिंगर को आउट ऑफ द पेज लेना है पहले, है ना, लेना है, फिर हाँ जी उनको सर, किधर मोड़ना है, towards Z. z की टुवर्ड्स Z, डायरेक्शन में। ठीक है। यस तो जब हम उनको ऐसे मोड़ेंगे टुवर्ड्स Z, तो हमारा थंब किधर जा रहा होगा, Will point upward sir. इट मस्ट बी पॉइंटिंग अपवर्ड, थंब। और हमारा पाम किधर फेस कर रहा होगा भाई, पाम, Sir, it will be out of the plane. पाम, हथेली, Sir, it will be in the XZ plane sir. ठीक है। जो आप हमारी हथेली होगी वो किधर होगी, जब हम अपनी फिंगर बाहर लेंगे, जरा ऐसे देखो, कॉपी पे बाहर की तरफ रखो, जब हम अपनी फिंगर बाहर लेंगे ऐसे करके, तो हमारा पाम जो है वो इस तरफ फेस कर रहा होगा या नहीं, Yes sir. हमारा पाम जो है, तो हमारी हथेली है वो इस तरफ फेस कर रही होगी, फिर हम अपनी फिंगर को घुमाएंगे इधर, Yes sir. ठीक है, तो हमारा जो थंब है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और क्लैरिफाई कर दूंगा। अभी किसी को कोई समस्या हो इसमें तो बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट करने में किसी को कोई समस्या है, ए और बी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है मुझे। सर ये राइट हैंड रूल ठीक से समझ नहीं है। राइट हैंड रूल समझ में नहीं आया, देखो समझो बात को, क्या लेना है हमें, राइट हैंड, मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, ऐसे समझो, अभी सी की बाद में बात कर लेंगे, राइट रिजल्टेंट वेक्टर है। ये किस डायरेक्शन में करना है, पहले अपनी फिंगर किस तरफ लेनी है, राइट हैंड की, राइट हैंड की फिंगर को सीधे करना है किस डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में। ए किधर था मेरा, मुझे चाहिए था वाई, तो मेरी फिंगर किधर रहेंगी राइट हैंड की, आउट ऑफ द पेज। ओके, और आउट ऑफ द पेज में क्या हो सकता है, आपका पाम किस तरफ रहना चाहिए, आपकी जो हथेली है उसका फेस किस तरफ होना चाहिए, वो कौन बताएगा, हथेली किस तरफ होगी इसको कौन बताएगा भाई, इस बात को, आपकी जो हथेली है वो किस तरफ हो, किस तरफ फेस करे, उसको कौन बताएगा, उसको बताएगा दूसरे नंबर का वेक्टर, कौन है, जेड, जेड, इस तरफ आपकी हथेली होनी चाहिए। तो आपकी फिंगर किधर मुड़ेंगी भाई, आपकी फिंगर किस तरफ मुड़ेंगी राइट हैंड की, जेड की तरफ। जेड की तरफ, या उल्टा मुड़ जाती है आपकी फिंगर, नहीं मुड़ती ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी फिंगर को ऐसे लेकर बाहर की तरफ ऐसे मोड़ देना है, तो आपका थंब किधर जाएगा, परपेंडिकुलर होने पर ऊपर या नीचे, ऊपर सर। ऊपर जाएगा। तो ये राइट हैंड ग्रिप रूल हो गया, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का रूल, ठीक है। अब आप जितने भी रूल्स आपके दिमाग में पहले हैं, ठीक है, उन सबको निकाल दो, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे, राइट हैंड ग्रिप रूल। अगली क्लास में मैं हैंड का सिंबल लेकर इसको बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। अगर अभी
क्लैरिफाई मुझे लगता है हो गया होगा, अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है? चलो अब आगे करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लेंथ एलिमेंट का। लेंथ एलिमेंट का, लेंथ एलिमेंट का क्या है भाई? जैसे मान लिया हमारे पास ये सिस्टम है एक्स वाई एंड जेड। इसमें मुझे क्या चाहिए? मुझे लेंथ चाहिए, कोई ये लेंथ चाहिए या ये लेंथ चाहिए या ये लेंथ चाहिए, या मुझे ए से बी पॉइंट तक जाना है, उसका मुझे वेक्टर चाहिए। ठीक है, ए बी वेक्टर चाहिए मुझे, आई नीड दैट। तो क्या होगा अगर मैं एक्स डायरेक्शन में कोई छोटी सी लेंथ चलूंगा तो वो कितनी होगी? dlx। y में चलेंगे तो कितनी होगी? dy dy। z में चलेंगे तो कितनी होगी? तो टोटल लेंथ एलिमेंट कितना हो गया कार्टेशियन सिस्टम का? dx x cap plus dy y cap plus dz z cap। ठीक है भाई। तो अगर आपको मान लिया कोई भी वेक्टर चलना है कहीं से कहीं तक, ए से बी तक जाना है, तो इसमें क्या होगा? ए से बी तक जाने में एक्स भी चेंज होगा, एक्स चेंज होगा, वाई चेंज होगा और जेड भी चेंज होगा ना, तीनों चेंज होंगे। तो आप उसको टोटल लेंथ को, टोटल लेंथ कितनी चली आपने उसको कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? देन यू कैन फाइंड इट थ्रू दिस लेंथ एलिमेंट। तो ये लेंथ एलिमेंट याद रखना है भाई, पहला पॉइंट है रिमेंबर करने का। यहाँ क्या लेंथ एलिमेंट कितना होता है कार्टेशियन सिस्टम का? ठीक है, क्या होता है? सिंपल, dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप होता है। ठीक है, dz dx dx dy dz क्या है? स्मॉल स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट्स है किसके? x y z के। ठीक, एक बात और यहीं पर, अगर मेरे पास x कैप x1 y1 z1 ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? a पॉइंट के, और x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट्स हैं किसके? b पॉइंट के। तो मेरा ए बी वेक्टर कितना होगा बताएं? x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j। हम देखेंगे कि एरो किधर है भाई वेक्टर का। वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए? a to b सर। ए टू बी। तो आप इसमें डिसाइड कर लेंगे पहले ही कि भाई आपकी फाइनल पोजीशन कौन सी है। बी हमारी फाइनल पोजीशन है, और इनिशियल पोजीशन कौन सी है? ए है। तो हमारा वेक्टर कहां से कहां तक लगा हुआ है? वेक्टर का एरो, एरो लगा हुआ है बी की तरफ। तो बी हो गया फाइनल कोऑर्डिनेट। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे। यू नीड टू सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारा वेक्टर क्या बना? x2 माइनस x1 x कैप प्लस y2 माइनस y1 y कैप प्लस z2 माइनस z1 z कैप। ये बात क्लियर होगी भाई? दूसरा पॉइंट याद करने का इसमें ये है, पहला पॉइंट लेंथ एलिमेंट और दूसरा पॉइंट ये है। तो आई होप ये सबको पता होगा, इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं? बोलो भाई, चले आगे। हाँ जी सर। यस सर। तो इसमें अब ये बड़ी छोटी सी बात लग रही होगी, वैसे बाद में जाकर इंपॉर्टेंट बन जाती है ये। जैसे मान लिया मेरे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है? Q2। मुझे पता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? A 0 A, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? A A A। ओके, सपोज आई वांट टू कैलकुलेट फोर्स ऑन Q2। ठीक है, क्या निकालना है मुझे? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। मेरे पास ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फोर्स किस पे निकालना है? Q2 पर। किसकी वजह से निकालना है? Q1। ओके, तो सोर्स कौन हो गया और टेस्ट कौन हो गया? कौन हो गया भाई टेस्ट चार्ज? Q2।
Q2। सोर्स चार्ज कौन है? Q1। जिस पर निकालना है वो टेस्ट, और जिसकी वजह से निकालना है वो सोर्स। क्लियर? तो मेरी फोर्स की इक्वेशन क्या बनी? फोर्स की इक्वेशन बताइए। K Q2 Q1 upon the distance in between them. वो छोड़ दो, वो छोड़ो। अभी अभी मुझे बताना है इन टर्म्स ऑफ फील्ड। फोर्स निकालना है 2 पर, QE Q2 times the field generated due to Q1. Q2 टाइम्स E1 E1। ठीक है भाई, आई होप इसमें कोई समस्या नहीं है किसी को। अगर मान लिया 50 चार्ज और होते और मैं Q2 में फोर्स निकाल रहा होता, 50 चार्ज और है सिस्टम में, लेट्स से 50 चार्जेस मोर, तो क्या होता? Sir, rest electric field की वजह से Summation कर देते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते? Q2 इंटू फील्ड ऑफ ऑल अदर्स, है ना? हाँ जी फील्ड सर। ऑफ ऑल अदर्स ना, मतलब हाँ जो सर। बाकी बचे उन सबका फील्ड, है ना? तो अभी फिलहाल हम जानते हैं फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज ये होता है KQ upon R. E1 हम निकाल रहे हैं, तो चार्ज लगेगा Q1 ओवर K का वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है उनके बीच की? मान लिया ये A पॉइंट है और ये क्या है? B पॉइंट है, तो ए बी वेक्टर कितना हो गया भाई? आप ये फाइनल बन गया, ये इनिशियल है। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हम वेक्टर जो निकाल रहे हैं वो किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं? वेक्टर। ये एक पॉजिटिव टेस्ट सोर्स चार्ज है या नेगेटिव सोर्स चार्ज है? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव है तो उसकी जो फील्ड लाइंस होंगी, ऑल्दो मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में, वो ऐसे Diverging जाएंगी sir. Out of बाहर line. या अंदर आएंगी? Diverging sir. ठीक है, बाहर जाएंगी, तो इसका मतलब क्या है? फील्ड ऐसे जाएगा इसका E1, Yes sir. ए से बी या बी से ए। तो ACB. Q1 का फील्ड निकालने के लिए आपको वेक्टर ए बी चाहिए या बी ए चाहिए? Sir, AB. ए बी। तो बी हो गया हमारा फाइनल, तो कितना बन गया? ए माइनस ए एक्स कैप प्लस ए माइनस 0 वाई कैप प्लस ए माइनस ए जेड कैप। कुल मिलाकर कितना हो गया भाई? ए वाई कैप हो गया। तो इसका मोड कितना आया? मोड ऑफ ए बी, ए बी A वेक्टर square का sir. मोड ए। तो क्या आ गया यहां पर? ए बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा? ए बी का यूनिट वेक्टर। सॉरी, ठीक है। इसी को हम क्या कर सकते हैं भाई? इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आप यूनिट वेक्टर में कंफ्यूज हो सकते हो। यूनिट वेक्टर कैसे होता है भाई? यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? हाउ डू यू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर? यूनिट वेक्टर जो होता है, मान लिया मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करना होगा मुझे? ए बी वेक्टर डिवाइड बाय क्या? Magnitude. मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी हम फील्ड की बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आगे से, हम क्या करेंगे? इसको क्यूब और इस पर क्या कर देंगे? ठीक है भाई, कैन वी डू दैट? हाँ सर। तो हम क्या करेंगे? ऊपर वेक्टर और नीचे क्यूब ले लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमें फोर्स निकालना था Q2 पर, तो सिंपली कितना होगा? अब आप निकल गया ना फोर्स, सिंपल। कितना था? कितना हो गया भाई फोर्स? ये हो गया Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना मोड है इसका? ए, तो ए क्यूब, और ऊपर क्या आ गया? ए वाई कैप। ठीक है, तो क्या होगा? रिपल्शन हो रहा है या अट्रैक्शन? Repulsion sir. रिपल्शन। ठीक है, तो रिपल्शन हो रहा है यहां पे। तो किधर से किधर हो रहा है भाई? आप देख रहे हैं वो किसको किधर पुश कर रहा है? ये इस चार्ज को A. दूर पुश कर रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, ए से बी डायरेक्शन में लग रहा है, बी से ए से बी डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप, अगर आप कुछ और भी नहीं
समझ पा रहे हैं तो सिर्फ इतना समझिए कि अगर आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो और वेक्टर के एरो के हिसाब से, वेक्टर की डायरेक्शन के हिसाब से आपको पता लग जाए कि फाइनल पोजीशन कौन सी है और इनिशियल पोजीशन कौन सी है। फिलहाल ये बन रही थी, क्यों बन रही थी ये पता लग गया ना, क्यों बन रही थी? क्योंकि जो फील्ड था वो कैसे पॉइंट कर रहा था, ऐसे, इसीलिए हमने फाइनल और इनिशियल ऐसे बनाया। तो हम फार्मूला क्या पुट करेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का? जो चार्ज है वो सोर्स चार्ज, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विद डायरेक्शन, दिस इज अ कांस्टेंट k 1/4πε0, नीचे क्या आएगा q, कर लेंगे इतना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं सरफेस एलिमेंट्स पर। सरफेस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। सरफेस, सरफेस क्या है? सरफेस मतलब एरिया। तो एरिया क्या होता है? एरिया इज प्रोडक्ट ऑफ 2 लेंथ एलिमेंट्स ना। तो जो बेसिकली एरिया होगा वो किस किस का प्रोडक्ट होगा? हमारे पास 3 लेंथ एलिमेंट है, कौन कौन? dlx, dly, dlz, 3 है ना भाई। तो हमें क्या करना, एक को डिस्कार्ड करना है इनमें से। मुझे तीनों की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू dx है, इसकी वैल्यू dy है, इसकी वैल्यू dz है, ठीक है। एरिया क्या होता है? एरिया इज अ वेक्टर। कैसा वेक्टर? सूडो वेक्टर। ट्रू वेक्टर या सूडो वेक्टर? सूडो वेक्टर। ये सूडो क्या है और वो ट्रू क्या है वो बाद में बात करूंगा। फिलहाल आप इसको मानकर चलो ये वेक्टर है, मतलब इसमें डायरेक्शन होगी या नहीं? एरिया में डायरेक्शन होगी या नहीं? होगी सर। यस होगी। सर। ठीक है। अब एरिया को बनाने के लिए हमें 2 लेंथ एलिमेंट चाहिए होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लिया बात करते हैं ऐसे, वी टॉक अबाउट दिस एरिया, ये ओरिजिन मान लिया हमने, इसको मैंने कहा x, इसको मैंने कहा y, ओके। तो ये जो है ये कौन सा प्लेन है या कौन सा एरिया है? एक्स वाई। ये XY प्लेन है, ओके। अब इस पर क्या है? Z कांस्टेंट है वेरिएबल? इस पर जेड इज वेरिएबल सर। Z इज कांस्टेंट। XY प्लेन में Z क्या होगा? ओह यस हाँ। वेरी कौन करेगा? मान लिया मैंने स्क्वायर लिया, ये वेरी कर रहा है कहां तक? 0 से a तक, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए aa, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0a, ठीक है भाई। तो ये XY प्लेन है जिसमें क्या वेरी कर रहा है? x वेरी कर रहा है कहां से कहां तक? x is varying 0 from to a. 0 to a. y is varying from 0 to a, but z is varying or constant? Constant. Constant. क्लियर है भाई बात? तो आप क्या समझे इस बात से? इसका कंक्लूजन यही है, इसमें रिमेंबर क्या करना है? if z is constant, if z is constant at any surface, if z is constant at any surface, then z is the direction of that surface, of that surface. क्या समझ में आया अभी आप? अगर किसी सरफेस पर z कांस्टेंट है तो z ही उसकी डायरेक्शन है, बोलो। अगर किसी सरफेस पर क्या है, x कांस्टेंट है तो x ही उसकी डायरेक्शन होगी ना। किसी सरफेस पर y कांस्टेंट है तो y उसकी डायरेक्शन होगी, ओके। क्योंकि जब भी कोई वेक्टर होता है हमारे पास, उसमें 2 चीजें होती हैं, क्या क्या? किसी भी वेक्टर में 2 चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो आप किसी एरिया की डायरेक्शन कैसे पता लगाओगे?
आप देखोगे कि तीनों में से कौन कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है वही डायरेक्शन हुई ना, क्योंकि ये जो Yes, है sir. इस पर नॉर्मल कौन है, एरिया की डायरेक्शन किधर होती है, नॉर्मल टू दैट Normal प्लेन to और the टेंजेंशियल vector. टू दैट प्लेन। Normal. नॉर्मल टू दैट प्लेन। अब ये नॉर्मल कौन है भाई, इस पे, इस Z. पर नॉर्मल कौन है, इस पर नॉर्मल होगा या तो प्लस जेड बाहर की तरफ या माइनस जेड इनटू द पेज। ये बात समझ में आ रही है भाई, ये एक्स है और ये वाई है, तो आउट ऑफ द पेज कौन सी डायरेक्शन होगी, प्लस जेड या माइनस जेड, राइट हैंड ग्रिप रूल के हिसाब से, या Plus. प्लस Plus Z. प्लस जेड इज आउट ऑफ द पेज ना, Yes, sir. प्लस जेड इज आउटवर्ड, अपवर्ड या आउटवर्ड, आउटवर्ड आउटवर्ड सर। आउटवर्ड, माइनस जेड इज इनवर्ड या डाउनवर्ड, इनवर्ड सर। इनवर्ड। समझ रहे ना, इनवर्ड का मतलब है इनटू द पेज, कॉपी के पेज में को आपके, जेड कैप आउटवर्ड का मतलब आउट ऑफ द पेज, और अपवर्ड का मतलब क्या होता है, अपवर्ड। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली अपवर्ड। Upwards. अपवर्ड, ठीक है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज में ध्यान देंगे, दिस इज अपवर्ड, ओके। तो जेड कैप इज आउटवर्ड, तो डायरेक्शन क्या होगी एरिया वेक्टर की, ठीक है. Z. या तो प्लस जेड या माइनस जेड। नॉर्मल कौन कौन है इसके, नॉर्मल मतलब उसके परपेंडिकुलर कौन कौन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, प्लस जेड भी परपेंडिकुलर है ना, और माइनस जेड भी परपेंडिकुलर है। Perpendicular. तो जो भी कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है वही उसकी डायरेक्शन है, या तो प्लस फॉर्म में या माइनस फॉर्म में। क्लियर होगी बात, Yes, प्लस sir. फॉर्म में या माइनस फॉर्म में, उस बात को ध्यान मत दो अभी आप कि प्लस होगा या माइनस होगा, उसको छोड़ दो। आप बस इस बात पर ध्यान दो कि जो कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है वही उसकी डायरेक्शन। क्लियर। अब बताओ, जब मैं उसका एरिया एलिमेंट लिखना हो, मुझे एरिया एलिमेंट लिखना है, मुझे क्या लिखना है भाई, आई नीड टू राइट एरिया एलिमेंट ऑफ दैट, जो मैंने बनाया ना डायग्राम यहाँ, उसका एरिया एलिमेंट मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ds, s मतलब उसका डिफरेंशियल फॉर्म है ना, इस पर मैं वेक्टर लगा रहा हूँ ds, जो मैंने बनाया है ना ये वाला डायग्राम, उसका मैं ds लिखना चाहता हूं, तो इन तीनों में से मैं किसको ड्रॉप कर दूंगा, जो कांस्टेंट है उसको ड्रॉप कर दूंगा मैं इसको नहीं लूंगा, इसको लूंगा, इसको लूंगा, दो लेंथ चाहिए ना मुझे, तीन में से दो चाहिए, किसको ड्रॉप करूं, जेड z को। क्यों ड्रॉप किया z को, क्योंकि मैंने कहा z इस पर क्या है, Constant. तो क्या बन गया, ये बन गया dx dy dy. Cap. z कैप, डायरेक्शन क्या है उसकी, Z का. z कैप। एक चीज और, कितना कांस्टेंट है वो भी मेंशन करना है भाई आपको, जब आप मतलब यहां लिख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं z को कांस्टेंट, कितना कांस्टेंट ये भी तो मेंशन करना पड़ेगा ना, ओके। अब z का वैल्यू कितना कांस्टेंट होगा, अब वो तो कुछ भी हो सकता है। आप ये बताइए, अगर मैंने ऐसे लिखा z इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, मैंने कहीं पर मेंशन कर दिया z इक्वल्स टू 0 प्लेन, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा प्लेन है भाई, सिर्फ एक XY वर्ड plane, यूज करा Y. मैंने, z0, ओके, मैंने एक वर्ड यूज करा z0, इसका मतलब ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई y प्लेन है। z की कितनी वैल्यू पर रखा है, 0. 0 वैल्यू पर। क्लियर है बात या नहीं, ठीक है। Yes, sir. तो आपके पास तीन लेंथ एलिमेंट मैंने बताया, अभी तीनों का प्रोडक्ट लूंगा तो वॉल्यूम बनेगा एरिया, Volume. बट मुझे चाहिए एरिया, एरिया में होते हैं दो, कौन सा हटाना है तीन में से, जो constant हो. जो कांस्टेंट है उसको हटाना है, और जो कांस्टेंट है वही डायरेक्शन है, डायरेक्शन। ठीक है या नहीं। Yes, sir. तो अब मुझे जरा बताओ, इस डायग्राम में एक नया डायग्राम बना के ला रहा हूं आपके सामने, मैं एक क्यूब बना रहा हूं आपके सामने, है ना, सर वो पीछे वाले की डायरेक्शन प्लस माइनस जेड कैप नहीं है? अभी बात करें। मान लिया हमारे पास एक क्यूब है ना, और ये जो क्यूब है वो कॉर्नर्ड एट ओरिजिन, क्या है भाई ये, कॉर्नर्ड एट ओरिजिन, मतलब इसका जो कॉर्नर है वो ओरिजिन पर है ना, और इसकी जो साइड लेंथ है वो a है, लेट्स से,
एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ ये है और वो कॉर्नर्ड एट ओरिजिन, है ना। तो आप मुझे बताएंगे, अच्छा फेसेस कितने फेस है इसके पास, 6 कितने फेस है इसके पास, 6, है ना। 6 मैं लोअर फेस को नंबर 1 दे रहा हूं और अपर फेस को नंबर 2 दे रहा हूं, है ना। अच्छा एक चीज और, जो सरफेसेस होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं सरफेसेस। एक होते हैं क्लोज्ड सरफेस, ये भी बात याद रखने की है भाई, जो जो पॉइंट्स है मैं बताता जाऊंगा बीच में, याद रखने हैं वो, बाकी को समझकर चलना है और कुछ बातों को याद रखना है। क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस के बारे में ध्यान रखना है। क्या होता है भाई क्लोज्ड सरफेस? भाई एक तो बात करी मैंने सरफेस, सरफेस हो गए दो तरह के, कौन कौन से सरफेसेस, एक हो गए क्लोज्ड और एक हो गए ओपन सरफेसेस। सर क्लोज सरफेस वो जो किसी वॉल्यूम को इनक्लोज करते हैं। ठीक है, तो क्लोज्ड सरफेस, जैसे मान लिया हमने इसको चारों तरफ से बंद कर रखा है ना, क्यूब बनाने के लिए हमने क्या किया होगा, इसको चारों तरफ से बंद कर दिया होगा, है ना। तो इसका वॉल्यूम कितना, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, अगर ए साइड का क्यूब है तो वॉल्यूम होता है उसके पास या नहीं, ए क्यूब। ए क्यूब। तो क्लोज सरफेसेस वो सरफेसेस होते हैं जो क्या करते हैं, विच बाउंड्स सम वॉल्यूम, जो अपने अंदर क्या करते हैं, कुछ वॉल्यूम बाउंड करते हैं। ठीक है, जो अपने अंदर वॉल्यूम बाउंड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लोज सरफेस। जैसे कौन, एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं क्यूब स्फीयर स्फीयर स्फीयर, सिलेंडर सिलेंडर, क्यूब, हेमिस्फीयर, एटसेट्रा। ओके, तो ओपन सरफेसेस कौन हो गए, दोज डू नॉट बाउंड एनी वॉल्यूम, जो अपने अंदर कोई वॉल्यूम ना बाउंड करें। जैसे कौन, लाइन डिस्क। लाइन ट्रायंगल लाइन तो एरिया ही नहीं है, है ना, ओके लाइन सर एरिया है क्या, सर्कल डिस्क। ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ले सकते हैं आप, स्क्वायर ले सकते हैं, है ना। स्क्वायर का एरिया वॉल्यूम सुना है कभी, ट्रायंगल का वॉल्यूम नहीं ना। नो सर क्या उनको हम क्लोज लेंगे या ओपन, ओपन ओपन। ठीक है, तो क्लोज्ड सरफेसेस वो सरफेसेस होते हैं जिनके अंदर कुछ वॉल्यूम बाउंड होता है। ठीक है, अच्छा चलो अब ये बताना, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ electric इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट। coming out perpendicular to फ्लक्स the का area. मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन, सीधे सीधे। ओके, फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रहा हूं, जैसे मैं अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे लिखा मैंने, दो एक्सप्रेशंस लिखे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। एक लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स निकाल रहा हूं, मान लिया मैं ऐसे, और एक बार ऐसे लिखा। कुछ फर्क है दोनों में, मैथमेटिकली लिखने में? क्लोज्ड है सर ऊपर वाला क्या फर्क है मैथमेटिकली लिखने में, मैथमेटिकली लिखने में क्या फर्क है, ये किसके लिए है, क्लोज्ड, और ये किसके लिए, गॉसियन सरफेस, ओपन। जरूरी नहीं है क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस ही हो, ओके, जरूरी नहीं है वो गॉसियन सरफेस ही हो। ठीक है, तो कोई भी क्लोज सरफेस है तो इस पर क्या लागू होगा बताइए, अगर मैं इसके लिए लिख रहा हूं फ्लक्स का एक्सप्रेशन, तो विच वन वुड बी एप्लीकेबल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीएस या ओपन सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीएस, ये वाला सही होगा इसके लिए, है ना। ठीक है, तो समझ में आ गया कि क्लोज्ड क्या होता है, ओपन क्या होता है। ठीक है, यस सर।
अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं क्लोज्ड सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस है क्यूब, क्यूब एक क्लोज सरफेस है जिसके 6 पार्ट है कि नहीं? अब इसके जो 6 पार्ट हैं वो कहां कहां पर हैं? जैसे जरा बताइएगा मुझे, ये वाला जो सरफेस है इसको मैं क्या लिखूंगा अगर मैं एक वर्ड में लिखना चाहूं उसको? बोलो। ये एक्स वाई प्लेन है, XY plane at Z is equal to A. सिर्फ ऐसे ही लिख दूंगा मैं, जेड ए प्लेन, काम चल जाएगा मेरा। जी सर। जेड ए प्लेन है ये। जेड ए प्लेन बोलने से इतना समझ में आ गया, ये एक्स वाई प्लेन है और जेड की कितनी वैल्यू पर रखा है ये सारा का सारा प्लेन? ए वैल्यू ये वैल्यू पर, ठीक है या नहीं? नीचे वाला सरफेस बताओ, ये वाला, इसको कौन सा प्लेन कॉल करेंगे हम? जेड इज Z माइनस A। Z is equal to 0. प्लेन। चेक करो मैंने कॉर्नर कहां लिया है? ओरिजिन से। ओरिजिन। तो नीचे वाले प्लेन पर जेड की कितनी वैल्यू आएगी? 0। 0। ठीक है, क्लियर हो गया बात, है ना? तो ये जो राइट वाला फेस है, ये 3 नंबर कह रहा हूं मैं, इसको क्या कॉल करूंगा मैं, बताओ इसको, बोलो भाई, जल्दी बताओ। करेक्ट, Y y is equals to Y इक्वल A। y इक्वल्स टू ए प्लेन, ठीक है? बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको, आपको पता लग गया ये जो प्लेन है वो कौन सा प्लेन है? एक्सजेड प्लेन है। y की कितनी वैल्यू पर रखा है? A। तो फ्रंट फेस प्लेन क्या होगा भाई? फ्रंट फेस प्लेन, सामने वाला करेक्ट, x is equals to ये क्या होगा? फ्रंट वाला जो होगा वो होगा x इक्वल्स टू ए प्लेन। इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, तो आप इनके फिर एलिमेंट्स लिख सकते हो या नहीं? मान लिया मुझे इसके एलिमेंट्स लिखने हैं इस वाले के, कैसे लिखूंगा? सिंपल होगा, क्या होगा? So dx dy dx dy plus z z के plus z. जेड कैप, किस डायरेक्शन इसका वो वैल्यू कितना होगा? जब मान लिया इसमें जेड आ गया तो मैं क्या लिखूंगा उस जेड की जगह, अगर आ गया तो? A z A। equal to A. हर जगह अगर कहीं जेड आएगा तो मैं उसकी जगह लिखूंगा जेड इक्वल्स टू ए। ओके, अब इसमें डायरेक्शन समझ लो। पिछली बार मैं क्या कह रहा था? लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था यहां इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों हो सकता है ना, प्लस जेड भी और माइनस जेड भी। ये कैसा सरफेस था, ओपन या क्लोज? ओपन। ओपन था। जब कोई क्लोज सरफेस होता है तो डायरेक्शन क्या ली जाती है? डायरेक्शन इज टेकन एज आउटवर्ड नॉर्मल। डायरेक्शन ली जाती है आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब क्या है भाई? आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब है आपको उस शेप से बाहर जाना है। आप यहां खड़े हुए हो, आउटवर्ड नॉर्मल किधर चलना पड़ेगा, नीचे या ऊपर? आपको बाहर जाना है वहां से ऊपर सर। ऊपर। तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल किधर होगा इस वाले फेस का? n2 कैप, n2 कैप, बोलो प्लस जेड या माइनस जेड? प्लस Z। प्लस जेड। यू आर स्टैंडिंग ऑन द लोअर फेस, यू वांट टू गो आउट ऑफ दैट शेप, आप बाहर जाना चाहते हैं इससे, तो क्या होगा? बोलो। डाउनवर्ड सर। माइनस Z। आपको नीचे चलना पड़ेगा। माइनस तो आपका n1 कैप क्या हो गया भाई? माइनस जेड या प्लस जेड? माइनस Z। माइनस। मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? जब आपके पास एक ओपन सरफेस होता है तो आपको कंफ्यूजन रहती है, आप प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी, है ना? बट जब आपके क्लोज्ड सरफेस है आपके पास, तो आपकी मजबूरी है कि क्या लेना, आउटवर्ड नॉर्मल या इनवर्ड नॉर्मल? आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल कैसे लेना है पता लग गया? यस सर। ठीक है, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कैसे सरफेस एलिमेंट लेना है और कैसे क्या करना है। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ, फिर मैं क्लास खत्म करता हूं। ये मेरे पास एक क्यूब है,
ठीक है, इस बार हम इसको x को y इसको z कह रहे हैं, ओके। और ये a साइड का क्यूब है, ठीक है भाई। इस पर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं, आई एम अप्लाइंग सम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट। क्वेश्चन है, आई एम अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, आई एम अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू E नॉट x x कैप, आई एम अप्लाइंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, टू दिस क्यूब, ओके। आपको फाइंड आउट करना है फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स to this cube through the cube। करिए, फार्मूला क्या है, फ्लक्स का सर फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड A एंड dot पासिंग ds. थ्रू मटेरियल। ठीक है, E डॉट ds, ओके। तो जब मैं इस क्लोज सरफेस को ओपन में तोड़ूंगा, ओके, तो मेरे पास कितने इंटीग्रल्स बनने चाहिए, हाउ मेनी इंटीग्रल्स आई विल हैव, 6. 6। तो हम लोअर को 1 कह के चल रहे थे, अपर को 2, राइट को 3, तो लेफ्ट को हम 4 कहेंगे, बैक को हम 5 कह रहे हैं, तो फ्रंट को हम 6 कहेंगे। सबके नॉर्मल्स पता है, आउटवर्ड नॉर्मल ऑफ दैट इज प्लस y, है ना, इस बार प्लस y कर दिया ना हमने इसको, नीचे वाले हाँ का सर, माइनस y, माइनस इस वाले का प्लस एक्स। प्लस x। नॉर्मल लेना है, परपेंडिकुलर लेना है, बाहर की तरफ लेना है, इसका किधर, माइनस एक्स -6. बैक वाले का जो पीछे की तरफ जाएगा, माइनस जेड। -z. पीछे की तरफ जो जाएगा वो होगा माइनस z, और जो बाहर की तरफ आएगा वो होगा +z. प्लस z। प्लस z, ओके। तो अगर आप इसको ओपन करते हैं तो कितने इंटीग्रल्स ओपन होंगे, S1 E डॉट ds, ऐसा होगा या नहीं, प्लस ये ओपन रहेगा अब इंटीग्रल या क्लोज रहेगा, Open. ओपन। S3, अभी मैं आपको ये पूरा खोलकर दिखा रहा हूं, है ना, बाद में जब हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे ना, ये सब इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है, तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, S5 E डॉट ds5 प्लस S6 E डॉट ds6। बताइए भाई, कौन कौन से इंटीग्रल 0 हैं, फील्ड इज पॉइंटिंग अलोंग x डायरेक्शन, हाँ जी, ये वाला नॉन जीरो है, जीरो, x वाला नॉन जीरो। नॉन जीरो, ये वाला नॉन जीरो हो नॉन सकता है, जीरो। y वाला सर्टेनली क्या होगा, क्योंकि हमें पता है x डॉट y क्या होता है, जीरो। हमें पता है x डॉट z भी क्या होता है, जीरो। जीरो। तो कौन कौन से इंटीग्रल 0 बनने वाले हैं, लोअर फेस 0, अपर फेस 0, 3 और 4 को छोड़ रहा हूं मैं अभी, उनको अलग से कैलकुलेट करूंगा, पांचवा 5 एंड 6। बैक वाला 0, फ्रंट वाला 0। क्लियर होगी भी बात, इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, क्यूब पर लगाया हुआ था, हमसे पूछा गया था इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स बताइए, ठीक है, चले आगे। हमें निकालना है S3 फ्लक्स थ्रू S3 E डॉट ds 3, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, डबल इंटीग्रल, क्योंकि हमें इंटीग्रल करना है, E नॉट x x कैप डॉट
3 नंबर का नॉर्मल किधर है? एक्स में, तो ये कौन सा प्लेन हो गया? dy dz एलिमेंट ये हो गया ना इसका ds, डायरेक्शन क्या हुई? हाँ सर। प्लस एक्स। ये x की कितनी वैल्यू पर है ये भी मेंशन करना पड़ेगा आपको यहाँ। बताओ भाई x की कितनी वैल्यू ए पर है? A a। ये वाला प्लेन जो है वो x की a वैल्यू पर है, x इक्वल्स टू a प्लेन है ये a, x इक्वल्स टू प्लस a, ठीक है। लिमिट y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है इस पे? इसके ऊपर y 0 कहां से to कहां तक वेरी कर रहा है? y इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू a, ऐसे देखो। और z कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 to a। y 0 से a, तो कितना हो गया हमारा लिमिट? 0 से a एंड 0 से a, तो कितना फ्लक्स आया निकल के बताएं? x डॉट एट x इज +1, y का इंटीग्रल सब जानते हैं ना, तो ये हो गया e नॉट, x की जगह हमने क्या रख दिया? a y, dy का इंटीग्रल y 0 से a, z का इंटीग्रल Z 0 से a, कितना हो गया भाई कुल मिलाकर? E प्लस not a cube। e नॉट a क्यूब, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा S4, E डॉट ds4, डबल इंटीग्रल E नॉट x कैप डॉट dy dz। अब कौन सा सरफेस ले रहे हो आप? माइनस एक्स 4 वाला। इसका नॉर्मल किधर है? आउटवर्ड नॉर्मल लेना है आपको, minus X माइनस एक्स कैप। माइनस एक्स कैप। एक्स की कितनी वैल्यू पर है ये भी मेंशन करना पड़ेगा आपको, लेफ्ट वाला सरफेस। 0 ये कितनी वैल्यू पर है ये वाला सरफेस? ये X is equal to 0। 0 पर है ना। लिमिट क्या होगी? 0 to A 0 से a, 0 से a, ओके। x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ आप? 0 तो सारा इंटीग्रल 0 हो जाएगा या नहीं? हाँ जी सर। ना भाई, वहां उस जगह फील्ड की वैल्यू कितनी है? एरिया 0, एरिया तो नॉन जीरो है, बट उस जगह फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि एक्स है ना उस फील्ड में। तो Yes, टोटल sir। कितना हुआ भाई कुल मिलाकर? सबको सम करो, पाई ई कितना हुआ? E not a not cube। a cube। दिस इज योर आंसर। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई, एरिया लेने में, एरिया का डायरेक्शन लेने में, ओके। अब यही बात हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ट्रू है। आप स्फेरिकल लोगे तो उसमें भी 3 आएंगे, DLR, DL थीटा, DL फाई, सब ऐसे ही होगा। ये बात जो मैंने कार्टेशियन के लिए बताई है ना, क्या जो कांस्टेंट है वही डायरेक्शन है, जो कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है वही डायरेक्शन है, ओके। जैसे मान लिया मेरे पास ऐसे हो, देखो ऐसे देखो, DLR, DL थीटा, DL फाई, और मैंने कहीं कह दिया कि R कांस्टेंट है। अगर कोई R कांस्टेंट है तो उसका डायरेक्शन क्या हुआ भाई? R कैप। R cap तो हमारा उसका एरिया एलिमेंट किन किन से मिलकर बनेगा? इन दोनों के प्रोडक्ट से ना। तो अगर हाँ हमें जी सर। DL थीटा पता है, DL फाई पता है, तो कैन वी फाइंड द एरिया एलिमेंट? Yes sir, we can find out। ठीक है या नहीं? तो ये बात जो मैंने बताई है वो सब पर लागू होगी, चाहे वो स्फेरिकल सिस्टम हो, चाहे वो सिलिंड्रिकल सिस्टम। क्लियर? बस लास्ट लिख लेते हैं इसका, इसकी खत्म हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा? इसमें कोई झंझट नहीं है भाई। वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर सर। स्केलर। तो क्या होगा? सिंपल, DLX डॉट क्या? DLY क्रॉस DLZ। ऐसे नहीं होता A डॉट B क्रॉस C, पढ़ा होगा ना आपने? हाँ जी सर।
कितना आ जाएगा dx dy dz। तो ये कैसी क्वांटिटी बन गई? स्केलर। ओके, तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम का? dx dy dz। ओके, तो वॉल्यूम इंटीग्रल की कहां जरूरत पड़ती है भाई? अभी बता क्यों रहा हूं मैं। मान लिया मैंने आपसे कहा, मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, मैंने सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया और कहा क्या, चार्ज डेंसिटी rho equals to rho naught xyz is filled in a cube of side A. Cube of side A. Find cube of side A. इसमें मैं लिख देता हूं कहां पर है ये cube of side A। ठीक है, cornered लिख दिया मैंने, cornered at origin। ये भी मेंशन करना जरूरी है भाई। Find total charge in the cube, total charge in the cube। करो भाई कैलकुलेट, कैसे करोगे? तो आंसर सिंपल है, क्यू कैसे निकलेगा टोटल चार्ज? वो होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ चार्ज डेंसिटी। अब इस पर क्लोज लगाना नहीं लगाना? लगाना है सर। नो सर। वॉल्यूम पर क्लोज नहीं लगेगा, इस पर लगता है क्लोज। तो सरफेस। क्लोज करने का Surface मतलब पर। है एक और डायमेंशन में जा रहे हो आप, बड़ी में। 3 से ऊपर थोड़ी डायमेंशन होती है। हाँ सर। ठीक है, तो रो डी टाउ क्या होगा? ट्रिपल इंटीग्रल, रो का वैल्यू कितना दे रखा था हमने? x y z, और एलिमेंट कितना है वो भी लगाना है, dx dy dz। इंटीग्रल करना है भाई, ऐसे मत कर देना। कभी सोच रहे हो, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, क्यूब है ना, एक क्यूब साइड का, तो एक काम करो, रो नॉट एक्स वाई जेड लिखो और साथ में एक क्यूब मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम। हो गया क्या? बोलो। नो सर। नो सर। ये कैसी चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। शुरुआत में आपको नोमेनक्लेचर पर बहुत ध्यान देना है। यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, ये है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझते हो? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है अगर पोजीशन का फंक्शन है तो नॉन यूनिफॉर्म, अगर पोजीशन का फंक्शन नहीं है तो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म वर्डिंग किसके लिए यूज होती है? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म जो वर्डिंग यूज होती है वो पोजीशन के लिए यूज होती है। यूनिफॉर्म मतलब नो फंक्शन ऑफ पोजीशन, है ना, नो फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गई भी बात? हाँ सर। तो अगर मैं कहीं लिख रहा हूं यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब उसके अंदर पोजीशन इन्वॉल्व है या नहीं? होगी सर। यूनिफॉर्म होगा तो देयर इज नो पोजीशन इन्वॉल्व इन इट। पोजीशन कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं? पोजीशन सिर्फ एक्स वाई जेड ही नहीं होते। पोजीशन कोऑर्डिनेट तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के डिफरेंट होते हैं ना। कौन कौन होते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट? होते हैं एक्स वाई जी आर थीटा R, फाई एस फाई जेड। Z। तो अगर इनमें से किसी का फंक्शन है किसी का भी तो वो नॉन यूनिफॉर्म, और इनमें से किसी का फंक्शन नहीं है तो यूनिफॉर्म। क्लियर होगी बात? नोमेनक्लेचर पर ध्यान देना शुरुआत में। ओके, करो तो कितना आया? क्या होगी भाई? ये लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड कॉर्नर्ड एट ओरिजिन, यानी कि उसका कॉर्नर कहाँ है? ओरिजिन पर। वो ऐसा सिस्टम है, कहाँ गया हमारा क्यूब, ये वाला ऐसा, इसका कॉर्नर ओरिजिन पर है ना, तो लिमिट क्या लगेगी एक्स और जेड की? 0 to a एंड 0 to a। कितना आएगा आंसर इंटीग्रल करने के बाद?
रो नोट कितना हो गया पावर 6 डिवाइड बाय कितना 8 बाई 2 8 है ना। रो नोट a पावर 6 बाई 8 ना। yes sir yes इतना चार्ज उस क्यूब में है। ठीक, अगर मैं सिर्फ में एक चेंज कर दूं, इसमें मैं एक वर्डिंग चेंज कर रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम है, एवरीथिंग एल्स इज सेम। मैंने लिखा सेंटर्ड एट ओरिजिन। उसी क्वेश्चन को रिपीट करना है, वही क्यूब है, सेंटर्ड एट ओरिजिन लिख दी। बताइए क्या चेंज करेंगे आप। लिमिट्स -a2 + a। क्यू की जो लिमिट्स होंगी वो बदल जाएंगी अभी। रो नॉट x y z dx dy dz लिमिट ऑफ कॉर्नर सेंटर्ड एट ओरिजिन, मतलब उसका सेंटर कहाँ है अभी origin पे ओरिजिन पर। अगर सेंटर यहां ले लिया जाए ओरिजिन पर, तो क्या होगा, बैक फेस कितने पर चला जाएगा, z की कितनी वैल्यू पर चला जाएगा बैक फेस, -a/2 -a/2। तो सारे कोऑर्डिनेट्स बदल कर क्या हो जाएंगे, -a/2 से +a/2, -a/2 से +a/2, -a/2 से +a/2। कितना हो जाएगा चार्ज, बोलो भाई। हुआ 0 नहीं हुआ, हुआ। yes sir 0 क्यों हो गया 0, क्योंकि जैसे ही आपने x को इंटीग्रेट किया तो आया होगा x²/2 -a/2 से लेकर +a/2। बोलो भाई, हाँ जी स्क्वायर में क्या होगा, a/2 का स्क्वायर या -a/2 का स्क्वायर, दोनों का क्या होगा, प्लस का ही बनेगा ना। यस सर yes sir तो 0 आ गया चार्ज या नहीं, आ गया सर। ठीक है। तो इस तरह आप करेंगे, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज बताओ मुझे, अगर मान लिया मैं एक स्फीयर लेता हूं, वैसे मैंने एक स्फीयर लिया r रेडियस का, और मैं ये जो सरफेस है ना बाहर वाला, इसका एरिया एलिमेंट लिखना चाहता हूं, इसका ये, तो इस पर क्या कांस्टेंट है बताओ। आप चारों तरफ घूम रहे हो, मान लिया इस पर, रेडियस कांस्टेंट r इस पर क्या कांस्टेंट है भाई, radius r कांस्टेंट है ना। कितना कांस्टेंट है r का वैल्यू, कैपिटल आर कैपिटल R के बराबर। तो इसका नॉर्मल किधर होगा भाई, ये क्लोज सरफेस है या ओपन है, close close किधर होगा इसका नॉर्मल, outward आउटवर्ड, ऐसे ना, जैसे परपेंडिकुलर आउट ऐसे हर पॉइंट पर ऐसे ना। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी आप मुझे बता सकते हैं, r cap R कैप, R कैप, R कैप। तो कुछ समझ में आया, जो कांस्टेंट है वही डायरेक्शन है ना। बोलो भाई, yes sir तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एरियाज में, ठीक है। अब अपने डाउट्स बताइए मुझे, हम इस क्लास को एंड कर रहे हैं यहाँ पर। टेल मी योर डाउट्स। क्योंकि अगर आप शुरुआत में मैथमेटिक्स क्लियर करके चलेंगे अपना, तो बीच बीच में, जब बीच में ये पॉइंट्स पूछूंगा मैं, या वहां पर डिटेल्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब शुरुआत में डिटेल्स बता दूंगा मैं इसका, ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है, ये क्या है, तो वो आपको बताना होगा। सर वो एरिया एलिमेंट वाली कैलकुलेशन दिखा दीजिए दोबारा। कौन से इस पर, हाँ हाँ जी सर यही। हाँ बताइए इसमें।
बताइए। सर ये dy dz जैसे लिखा है, ये जरूरी है लिखना? बिल्कुल। हम इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बताइए? इंटीग्रल कर रहे हैं ना हम। यस सर। तो हम किसके लिए कर रहे हैं इंटीग्रल? एक इंटीग्रल है वाई का और दूसरा इंटीग्रल है z का। ओके ओके तो सर। लिखना पड़ेगा। मैं जैसे अभी पूछ रहा था ना, अभी नहीं कह रहा था मैं, क्या मैं एरिया सीधे मल्टीप्लाई, जैसे मैंने कहा क्या मैं वॉल्यूम सीधे मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या यहां कर दूं, ऐसे कर दूं? उस क्वेश्चन में क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं सीधे सीधे ना इनकी जगह उठाकर ए स्क्वायर लिख दूं? बोलो, क्या ये सही होगा? नो सर। इंटीग्रल करने की बजाय, मैं dy dz लिखने की बजाय, एलिमेंट लिखने की बजाय मैं सीधा ए स्क्वायर ना लिख दूं, तो सही होगा आपके हिसाब से, गलत होगा? रॉन्ग सर। गलत होगा। समझ रहे नहीं? जब भी आपको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दिया जाएगा या कोई भी नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन होगा जिसमें पोजीशन इन्वॉल्व होगी, आप एलिमेंट लेकर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। एलिमेंट लेकर, है ना? इसीलिए तो एलिमेंट पढ़ा रहा हूं मैं, वरना तो मैं यही ना कह देता कि जो क्यूब है उसके जो फेसेस है उनका एरिया कितना होता है। ए साइड का एक क्यूब है, उसके फेसेस का एरिया कितना हुआ? ए स्क्वायर। तो फ्लक्स कितना हो गया? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था उसमें एरिया ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इंटीग्रल की जरूरत क्या है? क्यों मैं ये सब बता रहा हूँ एलिमेंट्स? सर व्हेन द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। इसलिए है भाई, जहां नॉन यूनिफॉर्म होता है वहां इंटीग्रल करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि सीधा फील्ड लिया, एरिया लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और कह दिया फ्लक्स। क्लियर है बात? और बताइए। सर वॉल्यूम एलिमेंट में आपने डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट करा था, वाई एंड जेड का एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट करा था और एक्स को फिर डॉट करा था। वो वाला पॉइंट मेरा छूट गया था, एक बार समझा दीजिएगा। देखो, जब भी आप वॉल्यूम निकालते हो तो वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, मान लिया हमारे पास दो वेक्टर हैं, यहां तो फिलहाल परपेंडिकुलर है, जैसे ये दो वेक्टर आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। जैसे मान लिया कोई परपेंडिकुलर नहीं है, मान लिया कोई हेक्सागन है जैसे, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे आप? उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? पहले दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन तीसरे वेक्टर से उसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। जैसे आपने 12th वगैरह में किया होगा क्या, ए, मान लिया ए बी सी हमारे पास तीन वेक्टर हैं, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? उनसे घिरा हुआ पैरेललोपाइप का वॉल्यूम, ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे करके, ठीक है? तो ये तो स्केलर आएगा, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम में दिक्कत नहीं होती, वही कार्टेशियन में कुछ भी, वो तो सिंपल है, आपको dx dy dz आना है। दिक्कत कहां पर होती है? एरिया। सरफेस इंटीग्रल। एरिया में होती है दिक्कत, डायरेक्शन वगैरह लेने में स्टूडेंट वहीं पर कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए क्या करना है, जो पहले पता करो कौन कांस्टेंट है, सबसे आसान तरीका, जो कांस्टेंट है वही डायरेक्शन है। ओके? और अगर मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, जैसे मान लिया आप मैथमेटिकल फिजिक्स से लिंक करना चाहते हैं इसको, है ना? प्लेन को मैथमेटिकल फिजिक्स से लिंक करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स से लिंक करना चाहते हैं, तो आपको एग्जामिनर क्या देगा वहां पर? एग्जामिनर आपको देगा वहां प्लेन की इक्वेशन। क्या देगा आपको? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दे देगा ना भाई? तो आप उसमें कैसे निकालेंगे भाई डायरेक्शन ऑफ द प्लेन? ऑल्दो मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा, अभी आपने एक फंक्शन सुना होगा ना, ग्रेडियंट। यस सर। ग्रेडियंट निकालकर, ठीक है, आप उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। चूंकि अभी ग्रेडियंट में, मतलब अभी मैंने ग्रेडियंट पढ़ाया ही नहीं, आपको आगे बात करूंगा, ठीक है? तो अगर सिंपल प्लेन्स हैं तब तो आप पता करो कि भाई क्या है, जेड कौन कांस्टेंट है तीनों में से? तीन कोऑर्डिनेट है ना, एक्स वाई जेड है या आर थीटा फाई है, एस फाई जेड है, तीनों में से कौन कांस्टेंट है? जो कांस्टेंट है वही डायरेक्शन। बाकी दोनों के एलिमेंट लेकर प्रोडक्ट ले लो, तो आपको मिल जाएगा क्या? उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, एलिमेंट का। ओके, बताइए डाउट्स, एनी अदर डाउट? सर जब क्यूब को सेंटर में लिए थे उसको एक बार और एक्सप्लेन करेंगे? अगर आप क्यूब को सेंटर में लोगे, अगर मान लिया आप क्यूब को सेंटर में ले रहे हो,
अगर आप क्यूब को सेंटर में ले रहे हो, सेंटर्ड एट ओरिजिन, ये तो आपका x हो गया इधर, y हो गया इधर और z हो गया इधर, x y एंड z। ठीक है भाई। अब बीच में ले आए आप यहां, तो पीछे के फेस पर, या अच्छा इस पे बताओ, राइट वाला जो फेस है, राइट वाला फेस, ये y की कितनी वैल्यू पर होगा, कहां कट करेगा, ये y की किस वैल्यू पर कट करेगा, a/2 a/2 प्लस a/2। और जो इधर वाला फेस होगा इधर से, ये यहां कहां कट करेगा, ये कितनी वैल्यू, नेगेटिव में। माइनस a/2। ठीक है। तो ये वाला क्यूब कौन सा क्यूब है, सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो इसमें लिमिट जो जाएगी आपकी x की और y की और z की, वो क्या जाएगी, माइनस a/2 प्लस a/2 प्लस a/2। y भी यही होगा, माइनस a/2 से लेकर प्लस a/2। z भी यही होगा आपका, माइनस a/2 से लेकर प्लस a/2। ठीक है, क्लियर। थैंक यू सर। और कोई डाउट हो तो बताओ। सर एक बार स्लाइड शो कर दो आप। स्लाइड शो कर दो। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11। सर ये राइट हैंड ग्रिप रूल है ना, ये भी प्रॉपरली समझ नहीं आया थोड़ा। आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। चिंता मत करो। 12, मुझे लगा था आज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं लेकर आया। 13 ये आ गया फर्स्ट क्लास में। सर ये सरफेस 1 सरफेस 2 ये 0 कैसे हुए, x i into j। अभी मैं एक बार स्लाइड दिखा दूं, फिर मैं बताता हूँ कौन सी स्लाइड पे है ये। इसी वाली पे, ये सरफेस 1 सरफेस 2। अभी अभी वापस आऊंगा मैं। ठीक, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ तक है भाई। 13 पे आप पूछ रहे थे, हाँ यहाँ पूछ रहे थे आप, है ना। कौन सा वाला 0 कैसे हुआ, सर सरफेस 1 सरफेस 2 5 zero and कैसे हुआ? 6। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। ये बताओ, सरफेस 1 जो है उसका नॉर्मल किधर है, आउटवर्ड, यस सर। माइनस y में। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, x प्लस x। अच्छा जब डॉट प्रोडक्ट लोगे हम इसका इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका डायरेक्शन है x कैप, है ना, इसका डायरेक्शन है क्या, 2 वाले का प्लस y, है ना। आप जरा डॉट प्रोडक्ट करिए, x कैप डॉट y कैप, कितना आता है भाई ये, 0। 0। ठीक है सर। वैसे ही इसका क्या है, माइनस x, नहीं माइनस y, ये क्या है, x कैप x कैप। ओके, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ, 0। इस वाले का 0। क्या है? छोड़ रहा हूँ, इस वाले का क्या है, 5, माइनस z कैप
माइनस एक्स नहीं हाँ माइनस जेड जेड सर। माइनस जेड, इसका क्या है प्लस एक्स, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ 0. 0 तो आप क्या कहेंगे फ्लक्स एंट्री और लीव कहां से कर रहा है, फ्रॉम सरफेस कहां से 4 एंट्री and लीव 3 कर रही है, एंट्री ले रही है कहां से 4 नंबर से और लीव कहां से कर रही है 3 नंबर से। फील्ड कैसे जा रहा है, फील्ड देखो जरा कैसे जा रहा है फील्ड, ऐसे है ना, ठीक है ओके भाई। सर योर गुड नेम। ओके चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, सी यू।